यहीं डाल लीजिए भाई, बाइनोमियल थ्योरम। नाम से तो देखो पता चल ही रहा है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। इसका मतलब दो टर्म को लेकर ही कोई थ्योरम लिखी गई होगी, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। तो दो टर्म की अगर हम बात करें तो मान लो वो दो टर्म x प्लस वाई है और n है। ठीक, यहाँ पर ये जो n है ना, ये दो टर्म हो गए, x और y आपके हो गए दो टर्म, टू टर्म, और n हो गया इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है इस केस में ये कोई भी नेचुरल नंबर है। इंडेक्स जो है वो क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर ले लो, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम जब लिखोगे तो नेचुरल नंबर के लिए ही लिखोगे। होल नंबर की बात आएगी तो पावर अगर जीरो होगा तो वैल्यू वन हो जाएगी, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि अगर हम x प्लस वाई की पावर n को ओपन करें तो इसका एक्सपेंशन होता है nc0। सबसे पहले सारे के सारे x, फिर nc1, एक x की पावर कम कर दो और एक y ले लो, फिर nc2, दो x की पावर कम कर दो, दो y ले लो। ऐसे करते करते nc(n-1), x की पावर n-1 कम कर दो तो एक ही बचेगा और y की पावर n-1 ले लो, प्लस nc(n), x पूरा कम कर दो तो y की पावर n। ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। मतलब आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना होगा तो आप सीधे सीधे बस इसी एक्सपेंशन को उठा के लगा दीजिएगा। साइड वाली स्क्रीन दिख रही ना, ब्लैक तो नहीं आ रहा ना? नो सर। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपका कहीं भी आएगा तो आप इसको बिंदास उठा के लगा दीजिएगा, है कि नहीं? अब दिमाग में कई सारे सवाल आए होंगे कि आया कहाँ से भाई, ये क्या एक्सपेंशन, ये कैसे बन गया। पहला सवाल तो सबसे पहले यही आया होगा कि आखिर ये एक्सपेंशन ऐसा लिखा क्यों गया, है कि नहीं? तो सबसे पहले इसी डिटेल की बात कर लेते हैं, बट उससे पहले कुछ चीजें ये समझ लो। वेयर n is belongs to any natural number and ncr is equals to n factorial by r factorial into n minus r factorial। अच्छा, n फैक्टोरियल का मतलब समझते ही हो, वो होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 टू तक का प्रोडक्ट। तो आप कोई भी ये एक्सप्रेशन उठा के बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए। नहीं समझे? मतलब दो टर्म ऐड होंगे, उसकी पावर n होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा तो उसका एक्सपेंशन ये लगाते हैं। एक्सपेंशन लिखने का तरीका nc0, nc1, nc2 से लेके ncn तक। सबसे पहले आप क्या करोगे, x की एक एक पावर, x की पावर n से शुरू करोगे और एक एक पावर कम करते जाओगे जो पहले टर्म लिखा होगा, और y की जीरो पावर से शुरू करोगे और एक एक पावर क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। बस ऐसे यूज करके आपको कोई भी एक्सप्रेशन लिखना हो आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखोगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया होगा हम उसकी बात करते हैं। कॉमन सेंस देखो, सपोज आपने x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली x प्लस वाई को दो बार मल्टीप्लाई करने वाली चीज हो गई। अरे हाँ या ना? तो पहली बार क्या होगा, x से x मल्टीप्लाई होगा। अरे हाँ या ना? तो x की मैक्सिमम पावर आएगी। अरे हाँ या ना? y से y मल्टीप्लाई होगा तो y की मैक्सिमम पावर आएगी। नहीं समझ गए? मतलब दो बार x और दो बार y। अच्छा, अब क्या होगा, एक का x लो, बोलो, एक का x लो और दूसरे से x ना लो तो एक ही बार x आएगा। यानी एक का x लो, है ना, दूसरे से x ना लो, बट दूसरे से कुछ तो लोगे। x नहीं लोगे तो क्या लोगे, y लोगे, तो एक x और एक y बनेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? एक x लिया एक y लिया। अच्छा, इसका x लोगे तो इसका y लेना पड़ेगा, इसका मतलब इसका x लिया तो इसका y लेना पड़ेगा, यानी एक्स वाई कितनी बार लेना पड़ेगा, दो दो बार। बार। दो बार। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? मैंने क्या लिखा समझ में आया? अब देखो मैं दूसरी चीज समझाता हूँ। यही सोचो, अगर ये x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई n टाइम्स होता तो चल क्या रहा होता, सबसे पहले x की पावर n होता और लास्ट में भी x की पावर y की पावर n होता। सारे के सारे x, सारे के सारे y।
अब आप क्या करते, n में से कोई भी एक टर्म उठाते, n में से कोई भी एक टर्म उठाते, मेरी बात समझे, उसमें से y लेते, उसमें से क्या लेते, y, तो बाकी बचे हुए सारे टर्म से क्या लेना पड़ता, x। x लेना पड़ता, हाँ या ना, तो x कितनी बार लेना पड़ता, n-1 टाइम, n-1, और y कितनी बार लेना पड़ता, 1 टाइम, एक बार। और ये जो x प्लस वाई है वो एक बार आपने ले रखा है किसी एक टर्म से, तो इसका मतलब एक टर्म से आप सारे के सारे x ले y लेते और एक से x की पावर n-1। अच्छा आ गया, मान लो हम दो टर्म उठा लेते, अब इन दोनों टर्म से आप y ले लेते, तो y कितने आ जाते हैं आपके पास, मैक्सिमम y स्क्वायर। बाकी कितने टर्म बचते, n-2 उनसे आपको क्या लेना होता है, x लेना, x, तो बाकी बचे हुए से आप x ले लेते और फिर y ले लेते। याद आया, यही तो हमने ऊपर किया था, नहीं समझे, एक बार हमने सारे x ले लिए मैक्सिमम, एक बार सारे y ले लिए मैक्सिमम, फिर एक टर्म से x उठाया, दूसरे से y उठा लिया, मेरी बात क्लियर हुई, फिर एक से y उठाया, दूसरे से x उठा लिया। अब यही सेम काम किया, दो टर्म लिए, दोनों से y उठा लिया, तो मैक्सिमम y स्क्वायर आ गया। तो n में से दो टर्म कोई भी ले लो, अब भाई सोचो ना, आपके पास n टर्म है, n बार x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो दो बार x प्लस वाई लेने के कितने तरीके हो सकते हैं, NC2, कोई भी दो x प्लस वाई उठा सकते हो ना, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। yes sir, यही करते 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 लास्ट में पूरा एक्सप्रेशन यही आया, समझ में आया कि नहीं। सर ये पार्ट एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने कहा आपने पहले मैक्सिमम x मैक्सिमम y लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया, एक x प्लस वाई सेलेक्ट किया, उससे उठाया y, और बाकी बचे हुए से मैक्सिमम x उठा लिया, दिख गया ना एम। यस सर। फिर आपने क्या किया, दो x प्लस वाई उठाए, कोई भी दो, मैं तो दो आपको स्टार्टिंग के दो ले रहा हूँ, आप कोई भी दो ले लो, तो कोई भी दो लेने के NC2 वेज होंगे। अरे n में से r चीजें लेने के तरीके कितने होते हैं, NCR ना, ये तो पढ़ा है ना। यस सर। तो कोई भी दो लेने के तरीके हो गए NC2। अब इन दो में से आपने y उठाया, y स्क्वायर, बाकी बचे हुए में से x की मैक्सिमम कितनी पावर उठा सकते हो, n-2। गेम समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। आप सोचो, अगर आपको यहीं पर x प्लस वाई की पावर 4 लिखना हो तो कितना आसान हो गया, क्या लिखोगे, x की पावर 4, 4c0 x की पावर 4, मतलब x की पावर 4 से शुरू करेंगे, फिर 4 में से कोई भी एक x प्लस वाई उठाएंगे, x की एक पावर कम करेंगे, y ले लेंगे, 4 में से दो, x की पावर 2, y की पावर 2, 4 में से 3 उठाएंगे, x और y की पावर 3, और 4 में से चारों ले लेंगे, y की पावर 4, खत्म। नहीं समझे, यहीं पे सोचो, अगर आपको x प्लस वाई की पावर 8 लिखना हो तो घबराने की, सॉरी 7 लिखना हो तो घबराने की जरूरत तो अब है नहीं। 7c0 x की मैक्सिमम पावर, 7 में से एक टर्म उठाया, x की एक पावर कम y, 7c2 x की दो पावर कम, y की दो पावर, 7c3 x की तीन पावर कम, y क्यूब, 7c4 x की चार पावर कम, y की चार पावर, 7c5, कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई, x की पावर Yes, 2, sir. y की पावर 5, 7c6 x y की पावर 6, और 7c7 y की पावर 7, एंड सो ऑन। यही चीज आपकी लगातार चलती चली जाएगी, जहां तक आप जाते जाएंगे पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके लिखते चले जाएंगे। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ में आई भाई, यस yes सर। sir, बोलो हाँ या यस ना, क्लियर हो रहा है yes, तो। कैसे ये एक्सप्रेशन लिखा गया, ये बात कितने लोगों को क्लिक की बताओ। मेरे हिसाब से आप समझ में आया होगा, व्हाई वी राइट दिस एक्सप्रेशन। अरे हाँ या ना, यस सर। डन हुआ, बोलो भाई हाँ या ना। yes, यानी ये एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या होता है, NC1 क्यों आया, बोलो NC1 क्यों आया, n में से एक चूज करा, NC1 क्यों आया, टेकिंग वन x प्लस वाई, टेकिंग वन एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस वाई, अरे हाँ या ना, आउट ऑफ एन एक्सप्रेशन, फिर बाय रिमेनिंग फ्रॉम रिमेनिंग x प्लस वाई से मैक्सिमम पावर ऑफ x,
एंड जो 1x प्लस वाई लिया उससे y। नहीं आया समझ में? अरे बोलो भाई। आ गया सर। NC2 का मतलब एनी 2x प्लस वाई, उससे y की मैक्सिमम पावर और बाकी रिमेनिंग बचे से x की मैक्सिमम पावर। ऐसे करके ये एक्सप्रेशन लिखा गया। कितने लोगों को एक्सप्रेशन लिखना समझ में आया? बोलो भाई। डन हुआ? अच्छा, अब क्या होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड ये तो। अब एक्सप्रेशन आएगा तो अब एनसीआर की वैल्यू तो आप हर बार निकाल ही लोगे, वो आपके लिए बड़ा टास्क होगा नहीं, सिंप्लीफाई करके आप उसकी वैल्यू लिख ही दोगे। अब होता क्या है, एक पास्कल ट्रायंगल बनाया गया। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है कि जैसे आपने n इक्वल टू 0 लिया तो उसमें 1 लिखा, n इक्वल टू 1 लिया तो वहां पे आप लिखते हैं 1 एंड 1। जैसे आप n इक्वल टू 2 लेते हैं तो 1, 1 प्लस 1 2 और 1। जैसे आप n इक्वल टू 3 लेते हैं तो 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3 और 1। जैसे आप n इक्वल टू 4 लेते हैं तो 1, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और 1। जैसे आप n इक्वल टू कितना लेते हैं 5, 1, 1 प्लस 4 5, 10, 10 5 1 और ये ऐसे आगे चलता जाए। मतलब जैसे आपको x प्लस वाई की पावर 0 लिखना है तो आपकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे आपको x प्लस वाई की पावर 1 लिखना है तो x प्लस वाई आएगा। जैसे आपको x प्लस वाई की पावर 2 लिखना है तो देखो x की पावर 2, 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 2 1। जैसे आपको x प्लस वाई की पावर 3 लिखना है तो कोफिशिएंट आता है x क्यूब 3x स्क्वायर वाई, 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखो कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 3 1 3 1। जैसे आपको x प्लस वाई की पावर 4 लिखना है तो कोफिशिएंट क्या आएगा x की पावर 4, 4 x क्यूब वाई, ठीक है 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। जैसे आपको x प्लस वाई की पावर 5 लिखना है तो एक्सप्रेशन क्या आएगा x की पावर 5, 5x की पावर 4 वाई, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, फिर 10x स्क्वायर वाई क्यूब, 5x वाई की पावर 4 और y की पावर 5 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता है। दैट इज पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ने ये बताया था कि आप कोफिशिएंट ये 1 1 1 और यहाँ पे 1, फिर 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, ऐसे करके कोफिशिएंट चलते चले आ रहे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये मतलब ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि आपको किताबों में लिखी मिलेगी इसलिए लिखवा दी। बाकी इस इंफॉर्मेशन का कोई खास बहुत बड़ा यूज नहीं है जीवन में। बस ये है कि आपको ऐसा कहीं मैजिक ऐसा लिखा मिलेगा तो वो मैजिक है क्या ये पता होना चाहिए। नहीं आपको लगेगा अरे ये क्या मैजिक हो रहा है, इस मैजिक का कहीं कोई बेनिफिट नहीं, कोई बेनिफिट ले भी नहीं पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई खास बेनिफिट नहीं है। आपको याद दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि ये एक्सप्रेशन लिखा कैसे जा रहा है। एक एक एक्स की पावर कम कर रहे हैं, वाई की पावर बढ़ा रहे हैं। मतलब जो पहले लिखा है उसकी पावर एक एक कम करनी है, जो बाद में लिखा है उसकी एक एक पावर बढ़ानी है। क्यों ये काम कर रहे हैं ये बात समझ गए। और NC0 NC1 NC2 करके टर्म्स लिखने हैं। दैट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन आप केवल हर उस सिचुएशन में लिख सकते हैं जहां पर पावर जो है वो एक नेचुरल नंबर हो। दैट्स इट। अब ये एक्सप्रेशन लिखना समझ में आया सबको? हाँ या ना जवाब दो। बोलो भाई। Yes, sir. ये एक्सप्रेशन फील हुआ? Yes, sir. नोट कर लो जल्दी Yes, से। ये अभी हमने आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है, वो लिखा कैसे जाता है, सिर्फ इतनी जानकारी दी। बात क्लियर हुई? अब इस एक्सप्रेशन को समझेंगे, इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे, फिर इस एक्सप्रेशन से क्या क्या कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। बस खत्म। y के नेगेटिव जैसे पावर यहाँ टर्म पर के x साथ। माइनस वाई आ जाएगा Importance. तो आप इसको लिख दो x प्लस माइनस वाई की पावर n। और अब y की जगह आप हर बार क्या लिख दोगे माइनस वाई। तो वो सेम चीज है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नोट हो गया? आगे बढ़े।
लिख लिया भाई सबने, आगे बढ़े। 1 मिनट सर। जैसे लास्ट में ये चीज यहाँ मेंशन कर भी लेना, वैसे लिख तो लिया होगा, पास्कल वाली चीज लिख रहे होगे, चाहते तो लास्ट में ये चीज मेंशन कर लेना, जैसे कहीं आ जाए फॉर x माइनस वाई की पावर n हो, तो घबराने की जरूरत नहीं, इसको लिख दो x प्लस माइनस वाई की पावर n, और आप x का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, nc0 x की पावर n और nc1 x की पावर n माइनस 1, और y की जगह क्या चलेगा, माइनस वाई, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 और माइनस वाई की पावर 2, एंड सो ऑन nc n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 और y की पावर सॉरी माइनस वाई की पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म होगा nc n माइनस वाई की पावर n एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं कि माइनस आ जाएगा तो उसमें आप घबरा जाएंगे ना, y के साथ आप माइनस करके उस एक्सप्रेशन को वैसे ही लिख देंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वो यूज कर लेंगे। मेरी बात समझ पाए होंगे सब लोग? अरे हाँ है ना? क्या ये Yes, बात sir. क्लियर हो रही है Yes, बाकी sir. लोगों को? Yes, sir. लिख लिया? यस डन? सर। नेगेटिव पावर्स के लिए कोई भी ऐसा एक्सपेंशन डिफाइन नहीं है क्या? सर। नेगेटिव पावर्स के लिए कोई भी ऐसा एक्सपेंशन डिफाइन नहीं है। नहीं नहीं, सबके लिए है, समय आएगा उसका। सर नेगेटिव न्यूटन ने पावर किया का था भी सर। समय आएगा, फ्रैक्शन पावर का भी समय आएगा। सर न्यूटन ने सब किया था। किया किसने था पता नहीं, मैं मिला नहीं, लेकिन हाँ है, ये पता है, ये मैं बताऊंगा, वो आएगा। बट नेगेटिव पावर का एक्सप्रेशन लिखने में एक कंडीशन इन्वॉल्व होती है, वो आप हर सिचुएशन में नहीं लिख सकते। मतलब आप किसी भी पावर को लिखने के लिए उस टर्म को डिफाइन करना जरूरी है, उसमें एक छोटी सी कंडीशन इन्वॉल्व होती है कि वो वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तब आप उसकी पावर बना सकते हैं, अदरवाइज आप पावर नहीं बना सकते। देखो किसी भी सीरीज को इनफाइनाइट तक ले जाने का एक छोटा ड्रॉबैक है। मैंने आपको जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ाई थी तो एक चीज बोली थी, आप किसी भी सीरीज या सीक्वेंस को इनफाइनाइट तक केवल तभी ले जा सकते हैं जब इनफाइनाइट पे पहुंचते वक्त वो सीरीज कहीं कन्वर्ज हो रही है। यस सर। अगर वो कहीं कन्वर्ज होती हुई नहीं दिखेगी, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी और बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप उसको इनफाइनाइट तक लिख ही नहीं सकते। तो कन्वर्ज कराने के लिए जो नंबर x होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए, तो आप किसी भी पावर के लिए वो सीरीज लिख सकते हैं, ये है। तो वो अभी जब लास्ट में आएगा ना एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, तब उसमें ले लेंगे वो दिक्कत, ठीक है ना। फिर उसमें हम उसको वो भी करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अरे जब वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है 1 से, तो उसको क्या करते हैं, एक्सपेंशन राइट एट द पावर ऑफ x, वो टर्म देके भूल गया, नॉर्मलाइज नहीं, उस एक्सप्रेशन को हाँ अप्रोक्सीमेट करते हैं, अप्रोक्सीमेट करके उतने टर्म तक लिखते हैं, तो वो भी आता है उसमें। अप्रोक्सीमेशन का लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया है बाइनोमियल एक्सपेंशन। चलिए वो अभी हम लिखेंगे, अभी तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना सीखे, अब हम इस एक्सपेंशन पर रिसर्च शुरू करते हैं। तो अभी हमने सिंपल सी एक बात सीखी है कि x प्लस वाई की अच्छा पहले एक्सपेंशन पे रिसर्च करने से पहले एक्सपेंशन से थोड़ा यूज टू हो लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, राइट बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर, पहला है x माइ प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 7, दूसरा 6 लिख लो, 7 पूरा सिंप्लीफाई करके लिखना है। दूसरा है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, दोनों के लिए पूरा एक्सपेंशन सिंप्लीफाई करके लिखना है। सिंप्लीफाई से मेरा मतलब है एनसीआर की वैल्यू भी निकालते हुए,
हाँ भाई, पहला एक्सप्रेशन लिख पाए, x प्लस 1/x³ की पावर 6, तो आएगा 6c0 x की पावर 6, 6c1 x की पावर 5 बाई x³, 6c2 x की पावर 4 बाई x की पावर 6, 6c3 x की पावर 3 x की पावर 9, 6c4 x की पावर 2 x की पावर 12, 6c5 x बाई x की पावर 15 एंड 6c6 x की पावर 18। तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा x की पावर 6 प्लस 6 x की पावर 2, अरे हाँ या ना, प्लस 6c2 कितना होता है, So 15 x की पावर -2. 15 x की पावर -2, प्लस 6c3 भी कितना होता है, 20 6c3 कितना होता है 20, 20 x की पावर -6, 15 x की पावर कितना भाई, -10, 6 x की पावर -11 -8. और x की पावर -18। देखिए पहला एक्सप्रेशन यही आ रहा है। ये एनसीआर निकालना समझ गए ना सब लोग, एनसीआर निकाल ले रहे हैं ना, x की पावर -14 होगा ना, So -14 होगा. कहाँ पे बेटा, लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड पावर Yes, 14 sir. होगा। चलिए लास्ट सेकंड पावर -14 होगा, वेरी गुड। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला अगर लिख लिया हो किसी ने तो डायरेक्ट ही बता दो मैं पावर में क्या लिखूं। पहला आएगा x की पावर 10, दूसरा आ रहा होगा 5 x की पावर 7 -5 -5x पावर 7. गुड। तीसरा क्या आ रहा है, प्लस का 10 x की पावर 3 4 4 आ रहा है 3 आ रहा है 4। फिर अगला क्या आ रहा है, माइनस का -5x. -5x सिर्फ x, वेरी गुड। और लास्ट क्या आ रहा है, प्लस का x की पावर -5. -5. देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। सारी पावर ठीक है, लास्ट वाली पावर ठीक है, ये वाली ये पावर माइनस, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं लग रही तुम लोगों को? सर एपी में चल रही थी सब, वो अलग से आ रही है. यही आ रहा है ना एक्सप्रेशन, देख लो कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। तो लास्ट टर्म में तो माइनस आना चाहिए। लास्ट वाला टर्म सर लास्ट टर्म में माइनस आना चाहिए ना, -x की पावर -5। ये वाला, यस सर। तो ये वाला प्लस आना चाहिए फिर। सर एक 10 वाला टर्म भी रह गया है. एक टर्म बीच में छूट गया है, छूट गया ना, यस सर, x की पावर -2. आप सही बोले तुम लोग ना, बीच में एक टर्म छूट गया है, x स्क्वायर का. 10x की पावर 1, सर 1. फिर एक टर्म आएगा प्लस 5x की पावर -2, फिर एक टर्म आएगा x की पावर -5। अब सही एक्सप्रेशन लिखा है, एक बार चेक कर लो फिर बताओ। बोलो भाई, अब सही लिखा है? Yes. मैंने क्योंकि चेक कर लिया है, बाकी तुम लोग चेक करो। अरे इतना टाइम कैसे लगा ले रहे हो भाई,
यही तो लिखोगे ना, 5c0 x स्क्वायर की पावर 5, फिर 5c1 x स्क्वायर की पावर 4 और -1/x, फिर 5c2 x स्क्वायर की पावर 3 -1/x का होल स्क्वायर, फिर 5c3 x स्क्वायर की पावर 2 और -1/x की पावर 3, फिर 5c4 x स्क्वायर और -1/x की पावर 4, फिर 5c5 x स्क्वायर की पावर 0 और -1/x की पावर 5। यही तो आएगा जो ऊपर लिखा है मैंने। आप बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो, कहीं कोई दिक्कत अभी बच रही हो तो बोलो। अब सही लिखा है? अरे हाँ या ना? डन। तो अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखना सीख गए कि नहीं, ये बताओ पहले। बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखना सब लोग सीख गए, हाँ या ना? तो आगे बात करें। यस 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 अब हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया है, इसमें अब हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब जरा हम इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जो हमने इतनी मेहनत से लिखा है, इसको लेके चलते हैं आगे। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन था जो आपने लिखा था, है कि नहीं? दिख रहा है सबको बाइनोमियल एक्सप्रेशन? तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो x प्लस वाई की पावर n सिग्मा r इक्वल टू 0 से n NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r लिखा है कि नहीं? यस भाई r की वैल्यू आप 0 1 2 Yes, 3 sir. 4 से लेके लिखोगे तो टोटल कितनी r की वैल्यू आप यूज कर रहे हो? सर n n प्लस प्लस 1 1 वैल्यूज। +1 तो इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे? n+1 n प्लस यानी कि पहला रूल हमको ये पता चला कि टोटल टर्म्स इन x प्लस वाई की पावर n कितने होते हैं? n प्लस 1। मतलब x प्लस वाई की पावर n में टोटल टर्म्स कितने होते हैं? n प्लस 1। पहली चीज तो ये होगी। अच्छा, जब भी आप कोई भी बाइनोमियल कोफिशिएंट का टर्म लिख रहे हैं, उस टर्म में दो चीजें हैं, एक है वेरिएबल, एक है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। एक है वेरिएबल, एक है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। एक है वेरिएबल और एक है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये जो कोफिशिएंट है जिसमें सिर्फ एनसीआर का इन्वॉल्वमेंट है, इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। वैसे होता क्या है, जब भी आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, या दूसरी चीज, अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं, जनरल टर्म इन x प्लस वाई की पावर n, इसको हम नाम दे देते हैं टी आर प्लस 1 का, और वो होता है एनसीआर x की पावर n माइनस आर और y की पावर r। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसमें ये क्या है और ये क्या है? इसमें ये वाला टर्म क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट और ये वाला टर्म क्या है? वेरिएबल वेरिएबल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये जो कोफिशिएंट है इसमें सिर्फ क्या इन्वॉल्वमेंट है? बाइनोमियल, है ना? तो इन दिस केस ये कोफिशिएंट सिर्फ क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। अदरवाइज अगर इसमें कुछ और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता तो ये कोफिशिएंट बनता, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बनता। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई की पावर n बोलूं और मैं इसका जनरल टर्म बोलूं, क्या लिखोगे जनरल टर्म? टी आर प्लस 1 क्या होगा? एन सी आर ए एक्स की पावर n माइनस आर बी वाई की पावर dy r। की पावर r तो ये बन जाएगा एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r और x की पावर n माइनस आर और b की पावर r। कितने लोग मेरी पूरी बात समझ पा रहे हो? अब Yes, ये sir. वाला टर्म क्या होगा इस केस में? वेरिएबल। और तो ये वाला पूरा टर्म क्या होगा? कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो अब इस केस में इसको आप क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट पार्ट। और इसको आप क्या बोलेंगे? वेरिएबल पार्ट
वेरिएबल पार्ट। अच्छा, इस कोफिशिएंट वाले पार्ट में भी अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं एनसीआर, तो ये अभी भी क्या है? So binomial coefficient. बायनॉमियल कोफिशिएंट। Binomial coefficient. बाइनोमियल। तो ये बात कितने लोगों को क्लिक की पूरे एनालिसिस में? तो y की पावर r होगा ना, सर वहां पर y की पावर r होगा ना? यस सर। ठीक। अरे हाँ, है ना। तो अगर मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करता हूं तो उसमें सिर्फ एनसीआर वाली चीज आती है, और अगर मैं जनरल कोफिशिएंट की बात करता हूं तो उसमें एनसीआर के साथ साथ और भी टर्म आ जाते हैं जो कांस्टेंट, जिनकी पावर कांस्टेंट चल रही हो, ए बी टाइप वाले, एक्स वाई वाले नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, उसमें भी अगर पूरे कोफिशिएंट में ए बी और एनसीआर सब है, उसमें भी अगर सिर्फ एनसीआर की बात करें तो वो एनसीआर बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हो? यस। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरा एनालिसिस है ये। तो अगर हमें जनरल टर्म लिखना हो तो आज के बाद जनरल टर्म बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ये होता है, एनसीआर पहले जो टर्म लिखा है उसकी पावर n माइनस आर, सेकेंड में जो टर्म लिखा है उसकी पावर r। अब पहला टर्म कुछ भी हो सकता है, वो x हो सकता है, ax हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो पूरा आप ले लोगे एक बार। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो उसमें टोटल नंबर और टर्म्स हमेशा n+1 होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो भाई। Yes. नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ये पहला एनालिसिस हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की चीज हमने समझ ली कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कितने होते हैं, ये हमने समझ लिया है अब। अरे हाँ, है ना। कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखाओ, उसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे और उसका जनरल टर्म क्या होगा, हम ये समझ चुके हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, जब भी आप ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसमें जो ये आर होता है, ये वाला जो आर होता है, उसकी वैल्यू जो है वो कहां से कहां लाई करती है? 0 से n। 0 से n। 0 से n तक। r बिलोंग्स टू नेचुरल। होल। नेचुरल में 0 कैसे ले लो? हो गया भाई। हो गया। एक मिनट सर। यस। आगे बढ़े। चलिए, अब हम बात करते हैं, यहां तक तो हमने समझ ली पूरी कहानी।
ठीक है, तो अब हम जनरल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करके टोटल नंबर ऑफ टर्म समझ में आ गए, हाँ या ना? बोलो भाई। यस अब जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, total number of terms in expansion पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 10, दूसरा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 की पावर 20, एंड तीसरा x प्लस 1 की पावर 10 या x प्लस 1 की पावर 15 और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 15। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ इन दिस एक्सपेंशन। 11 और 41। अभी नहीं सर। पहले में 11 दूसरे में 41। अच्छा, बता रहे हैं भाई, पहले में 11 दूसरे में 41। नहीं सर, रुकिए अभी। रुक गया। अरे इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए भाई, इतना समय थोड़ी ना है। तो थर्ड का 47 है। थर्ड का 47। 47 कैसे बेटा? 47 16। थर्ड का 16 है। हम्म, चलो पहला तो बाइनोमियल था तो सीधा दिख गया होगा कितना, टोटल टर्म 10 प्लस 1 11, वेरी गुड। सेकंड को थोड़ा सा स्मार्टली टैकल करोगे तो ये लिखा हुआ है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अभी भी बाइनोमियल आ गया। बाइनोमियल आते ही टोटल टर्म कितने हो गए? अरे हाँ या ना, 40 प्लस 1 दैट इज 41। तीसरा 16 है। तीसरा 16 है। सर पावर होल्ड करके मल्टीप्लाई कर दें, कैंसिल हो रहा है सब, हाँ, मतलब x क्यूब प्लस 1 बच रहा है एंडिंग में। आंसर इज 16। पावर क्यों ओपन कर रहे हो? वह x प्लस 1 का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है क्या? अरे हाँ या ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं लिखा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई क्या यार, पावर मल्टीप्लाई करने लग जा रहे हैं। नहीं तो टोटल टर्म कितने आ गए इसमें? 16। बोलो भाई, कितने लोगों को समझ में आया? बाइनोमियल एक्सप्रेशन आते ही नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं, ये चीज सीखी है इस क्वेश्चन में। तो जहां डायरेक्ट दो टर्म दिख रहे हैं वहां तो बिंदास आंसर लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझे। और अगर वो किसी तरह दो टर्म में चेंज हो पा रहा है तो दो टर्म में चेंज कर लोगे। कितने लोगों को समझ आया? सर हाँ, a प्लस बी प्लस सी की होल पावर n टाइप का दिया हो तो जब a प्लस बी प्लस सी आएगा, अभी तो हम दो टर्म वाला पढ़ रहे हैं, जब 3 आएगा तो 3 समझेंगे। अभी तो 2 की बात चल रही है ना, बाइनोमियल पढ़ रहे हो अभी। मल्टीनोमियल जब आएगा तब समझ लेंगे, है कि नहीं? सर अभी ऐसी 2 की सिचुएशन बात हो चल सकती रही है? है बस। हाँ, सर लाइक मान लीजिए दोनों टर्म्स जब मल्टीप्लाई हो तो सर पावर कॉमन आ जाए, एक से ज्यादा टर्म में तो दो टर्म मिलके एक टर्म बन जाए, लाइक x की पावर 4 के दो टर्म आ गए। नहीं ऐसे ऐसे सवाल नहीं करो, क्वेश्चन बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। तो जैसे इसी क्वेश्चन में हो सकता है कि लाइक x की पावर 10 के एक से ज्यादा टर्म आ गए तो कहाँ टर्म पे, रिपीट हो जाए। किसकी बात कर रहे हो? सर ऐसी सिचुएशन आ सकती है इन क्वेश्चन में? नहीं किस, अरे यार सिचुएशन तो बहुत आ सकती, क्या बाइनोमियल में क्या बात कर बाइनोमियल रहे हैं में वो बताओ। हाँ क्या? तो लाइक लिखा हो लाइक x प्लस y की पावर n और y भी x का ही फंक्शन हो सर, लाइक x स्क्वायर हो x क्यूब हो। ये लिखा तो है।
जी सर, इसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही पावर एक से ज्यादा बार आ जाए। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो पावर जैसे एक से ज्यादा बार आएगी जुड़ जाएगी। ये जो तो सर टर्म्स टर्म्स होंगे तो कम इसमें हो सारी जाएंगे ना। पावर डिफरेंट होंगी, टोटल डिफरेंट ओके पावर के 11 टर्म्स होंगे, इसको कोई नहीं डिनाई मार सकता। ठीक है। इसको कोई डिनाई नहीं मार सकता कि सारी पावर सेम पावर आएगी तो सब ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका जनरल टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10 CR x की पावर 20 - 2R और x की पावर r। तो इसका जनरल टर्म पता है क्या आएगा, 10 CR x की पावर 20 - 3R। अब r की वैल्यू वेरी कराओगे तो 20 - 3R की एक यूनिक वैल्यू आएगी। तो हर बार टोटल इसमें कितनी r की वैल्यू रख सकते हो, 11। तो x की टोटल कितनी यूनिक वैल्यू बना सकते हो, 11। x की टोटल यूनिक 11 पावर ही आएंगी। नहीं समझे? ठीक है, थैंक यू सर। तो टोटल टर्म्स बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर x प्लस वाई की पावर n के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है जहां पे n एक नेचुरल नंबर है, तो आंख मूंद के लिख देना टोटल टर्म्स n+1 होंगे डिफरेंट x पावर के, वो आपको सोचने। बट बाइनोमियल के लिए केवल, मैं मल्टीनोमियल के लिए नहीं बोल रहा, बाइनोमियल के लिए केवल। जब मल्टीनोमियल आएगा तब समझेंगे। अभी सिर्फ अगर दो टर्म बन गए, यहाँ दो टर्म बन गए इसलिए लिख पाए, यहाँ दो टर्म बन गए इसलिए लिख पाए। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये x प्लस वाई की पावर n के लिए वैलिड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विद डिफरेंट पावर ऑफ x एंड y। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है? गुड। अभी ये तो समझ गए ना? अरे हाँ है ना। चलो अभी दूसरी चीज और कर लेते हैं, राइट जनरल टर्म फॉर पहला x की पावर 3 माइनस 2 बाई x की पावर 11। सेकेंड, x की पावर 3/2 प्लस 3 x की पावर 5/2 की पावर 12। दोनों के लिए जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म से मेरा मतलब होता है TR+1। तो पहले के लिए क्या लिखोगे, TR+1 NCR x की 11 minus 4R CR into x की minus 2 पावर पर R. 3 की पावर 11 माइनस R माइनस 2/x की पावर R। तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा, 11 CR माइनस 2 की पावर R, ये तो आ गया टोटल कोफिशिएंट, और x की पावर में आएगा 33 माइनस 5R। चेक करो क्या सही लिखा है, minus 4R. माइनस 4R। चेक करो क्या सही लिखा है। अरे हाँ या ना? यस गुड। इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसमें वही काम करोगे, TR+1 लिखोगे तो लिखोगे 12 CR x की पावर 3/2 की पावर 12 माइनस R और 3/x की पावर 5/2 और उस पूरे की पावर R। तो टर्म क्या आएगा, 12 CR 3 की पावर R, ये तो कोफिशिएंट आएगा, और x की टोटल पावर इस बार कितनी बनेगी, 36 माइनस 8R/2, यानी कि कितना कितना 18 माइनस Minus 4R है। minus 4R. x की पावर क्या बनेगा, 18 माइनस 4R। चेक करो सही लिखा है। यस किसी को डाउट कंफ्यूजन आ रहा हो जनरल टर्म लिखने में बताओ, क्योंकि अभी हम जब कोफिशिएंट निकालना शुरू करेंगे तो जनरल टर्म ही लिखा करेंगे और फिर कोफिशिएंट निकालेंगे। समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पर जो r होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 11 के बीच में, और यहाँ पर जो r होगा वो कहाँ से लाई करेगा, 0 से 12 के बीच। और दोनों केसेस में r होगा क्या, एक होल नंबर। नहीं समझ रहे हो? अरे हाँ या ना? कितने लोग ये बात समझे भाई, जनरल टर्म लिखना सीख गए, हाँ या ना?
बोलो। Yes, sir. यस Yes, sir. आगे बढ़े। जनरल टर्म लिखना सीख गए, बोलो भाई। यस सर। यस गुड। यहाँ तक की बात अब एकदम क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बताएगा, अदरवाइज ओके। देख लो। गुड। अब हम आगे बात करते हैं। अब बात आता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। मतलब किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको x की पावर k का कोफिशिएंट निकालना हो तो आपकी अप्रोच क्या होगी? किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको किसका कोफिशिएंट निकालना हो, x की पावर k का, तो आपकी अप्रोच क्या होगी? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे चलते हैं, मान लो x की पावर a प्लस x की पावर b और उसकी पावर n हो। यहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर हो और a और b कोई भी रैशनल नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, कुछ भी हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ है ना। और Yes, कुछ sir. भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी कांस्टेंट सी इन्वॉल्व हो जा रहा हो। समझ रहे हो कि नहीं? और अगर इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करें आपके सामने, मतलब प्रोसेस समझ लेना कि करते क्या है, क्या तरीका होता है। C1 C2 भी ले लो, अच्छा लगेगा। और उसकी पावर n चल रहा हो। C1 C2 जो है वो कोई भी क्या हो, रियल नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। तो सबसे पहला स्टेप, आप इस एक्सप्रेशन का क्या लिखोगे? जनरल टर्म। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होगा? NCR C1 x की पावर a की पावर n माइनस r, C2 x की पावर b की पावर r। पहला काम लिखोगे जनरल टर्म। सेकेंड स्टेप में इस जनरल टर्म में से कोफिशिएंट अलग करोगे और x की पूरी पावर अलग करोगे। अरे हाँ या ना। फिर जो आप, अगर आपको चाहिए फॉर कोफिशिएंट x की पावर k, तो जो भी x की पावर आएगी उस पावर को किसके बराबर कर दोगे? k के। और यहां से क्या फाइंड करोगे? आर। आर। अच्छा, यहां से जो r होगा वो r हमेशा 1 से n के बीच में ही होगा, सॉरी 0 से n के बीच में ही होगा। अगर होगा तो, अगर इसके बीच में नहीं हुआ तो वो टर्म बनेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही वो r आएगा वो r उठा के यहाँ रख दोगे, तो आप तुरंत बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k कितना बन जाएगा? फॉर दिस r वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k कितना आ जाएगा? NCR C1 की पावर n माइनस r, C2 की पावर r। ये प्रोसेस आप हर जगह लगाओगे। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए बाइनोमियल में, आप आराम से उसका एक जनरल टर्म लिखना, सारे कोफिशिएंट अलग करना और x की पूरी पावर जोड़ के अलग कर देना। उस जोड़ी हुई पावर को उस k के बराबर कर देना, जो भी k पूछ रहा हो, 0 1 2 -5 -7 -9 डजंट मैटर। अगर वहां से r निकालो और वो r 0 से n के बीच में आ जाए, होल नंबर, तो वही r यहां रख देना, तो वही x की पावर k का कोफिशिएंट। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई? कितना भी टफ सवाल आ जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, Yes, अब sir. ये तो अभी हम क्वेश्चन इस पर करेंगे तो हम समझ जाएंगे। अब दो स्पेशल सिचुएशन होती हैं। एक, अगर आपसे पूछा गया इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x फॉर इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x, यानी कि पावर को इक्वल टू 0 कर आपसे दें। पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन एक्सपेंशन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं?
तो अगर कहीं भी लिखा हो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x बताओ, तो बेसिकली आपको किस x की पावर की बात करनी है? 0। 0 की। तो आप उसमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकाल दीजिएगा, वही जो कोफिशिएंट आता है वही इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x होता है। मेरी बात क्लियर हो गई? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? क्या ये प्रोसेस समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। अभी Yes. क्वेश्चन करेंगे। Yes, sir. बस पहली वैरायटी यही से शुरू होती है। आप अब x की पावर के कहीं भी निकालना हो कतई, बट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए वैलिड है? बाइनोमियल एक्सपेंशन के। आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेगा, आप बिंदास से कोफिशिएंट लगा दीजिएगा, सिंपलीफाई करिएगा, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए आप सीधा हैंडल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ या ना? पहला स्टेप जनरल टर्म, कोफिशिएंट अलग, पावर अलग। पावर को रिक्वायर्ड k के बराबर, वहां से r की वैल्यू, अगर r की वैल्यू आई 0 से n के बीच में होल नंबर, तो वो r की वैल्यू यूज करेंगे, कोफिशिएंट आ जाए। अच्छा मान लो जैसे r की वैल्यू आ गई 7/5, तो ऐसा r तो पॉसिबल है नहीं, तो ऐसा k भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है। मतलब उसका कोफिशिएंट आप सीधा उठा के क्या लिख दोगे? 0। तो अरे जब है ही नहीं टर्म तो कोफिशिएंट 0 हो गया ना, तभी तो टर्म नहीं है जब उसका कोफिशिएंट 0 है। बोलो भाई, कितने लोगों को पूरी कहानी समझ में आई? अब कितना भी टफ सिचुएशन आ जाए, कितना भी टफ कोफिशिएंट आपके सामने आ जाए, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। सीधा पावर लगा देना है, कॉन्सेप्ट लगा देना है, कितना भी टफ सवाल आ जाए। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x पूछ ले, या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 पूछ ले, या कांस्टेंट टर्म पूछ ले। और भी इसमें एक चीज और मेंशन कर लो, या आपसे पूछ ले वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म। नहीं, क्या पूछ ले? वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो भी सेम है, x की पावर 0 का ही कोफिशिएंट आपको बताना है तीनों बातों में। क्या ये बात अपने को समझ आ रही है, हाँ या ना? अब आने दो क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के x की पावर k का कोफिशिएंट कहीं भी निकाल लेंगे, कितना भी टफ सिचुएशन सामने आए, कोई दिक्कत नहीं था। मेरी बात समझ रहे हो गया? कैमरे बंद कर लिए लोगों ने ना। तुरंत लोग कैमरे बंद कर ले रहे हैं, किनारे हो जा रहे हैं। डन हुआ भाई। बोलो। सर हाँ, सर स्कूल के वाइवा के लिए इनइक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्री कर ले। क्या? सर स्कूल के वाइवा के लिए इनइक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्री कर ले। यार स्कूल के वाइवा के लिए मतलब, अब यार वाइवा में वो क्या पूछेंगे पता नहीं मुझे, मतलब कोफिशिएंट लिखेंगे है ना, जनरल टर्म लिखोगे भाई साहब। सर, मतलब उससे पर कोफिशिएंट लिखेंगे। हाँ, 10 CR x स्क्वायर की पावर 10 - r माइनस 3/x की पावर r। फिर इसमें 10 CR और -3 की पावर r अलग करोगे और x की पूरी पावर अलग करोगे, तो 20 - 3r। देखो सही लिख रहा हूँ ना? तो पहले में R7 है। 20 - 3r सही लिखा है, बस ये देख लो। यस सर। यस सर। सही है। सही है ना? देखो, अरे हाँ है ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 क्या करोगे? सर पहला आ रहा है 20 -120 r को इंटू 3 -1 की के पावर बराबर 7 कर देंगे, यहाँ से r 7 आ जाएगा, तो कोफिशिएंट क्या आएगा? 10 14 -120 टू -3 की पावर 8। सही लिखा है? अरे बोलो, फिर 10 से Yes, 7 की वैल्यू तो निकाल ही लोगे ना। 10 इंटू 9 इंटू 8 720 3 इंटू 2 और -3 की पावर 7, तो 3 और कितना आ रहा है? 14 टू -3 की पावर 8 720 इंटू -14 -3 टू की 3 की पावर पावर 8। आंसर आ रहा है -40 इंटू 3 की पावर 8। सही है। देखो कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। चलो इसके बाद अगला आओ। फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना लेना है? 5। इसके लिए क्या करना है अपने को? 20 - 3r को किसके बराबर करना है? 5 के। तो यहाँ से r कितना आएगा? 5। चेक करियो जरा। Yes, sir. यस तो यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10c5 -3 की पावर 5। अरे हाँ है ना। अब 10c5 की -3 की वैल्यू क्या पावर 5 लिखोगे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 2 5 2 और -3 की पावर 5, तो 3 की पावर 7 हो जाएगा। हो जाएगा -28 3 की पावर 7। चेक करियो सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर, यही आ रहा है। नहीं आ रहा है? गुड। और लास्ट वाला केस फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 क्या करोगे? पॉसिबल नहीं। 20 - 3r को 9 के बराबर करोगे। यहाँ से r की वैल्यू आएगी 11/3, जो कि पॉसिबल 3 नहीं है। चेक करियो। तो कोफिशिएंट इस बार कितना आएगा? 0। अरे हाँ है ना। अब प्रोसेस वेरी सिंपल है। सबसे पहले जनरल टर्म लिखना है, कोफिशिएंट और x की पूरी पावर अलग कर देना है। बस उस पूरी पावर को उठा के जिसका भी टर्म चाहिए उसके बराबर करके r निकालते रहना है। r की वैल्यू जो है इस केस में 0 से 10 के बीच में कुछ भी आनी चाहिए। जो अगर आ गई वही रख के आप सीधा कोफिशिएंट निकालते चलो। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ में आ रही है ये बताओ? कोई ऐसा जिसको डाउट आ रहा हो तो वो बोलो। अब किसी भी सिचुएशन में आपको कोफिशिएंट निकालना होगा तो आप बिंदास निकाल सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो भाई। यस आप सर कोफिशिएंट, हाँ पूछो, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर आपने जैसे कोफिशिएंट छोड़ दिया है -40 इंटू 3 की पावर 8, तो सर उसको मल्टीप्लाई करें या ऐसे ही छोड़ दें? श्रद्धा है 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई जल्दी से कर सकते हो तो कर दो, बाकी आंसर जैसा लिखना है वैसा लिख दो। एग्जाम में -40 इंटू 3 की पावर 8 छोड़ सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं माने कोई। ओके सर। और सर एनसीआर में छोड़ दे। नहीं नहीं इतना भी मत छोड़ो, थोड़ा कर दो। कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर एनसीआर कैलकुलेट करने की कैलकुलेटर थोड़ी चाहिए। एनसीआर तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। 3 की पावर 8 भी अगर कैलकुलेट करने पे आओगे तो 9 की पावर 4 लिखा है, 81 की पावर 2 लिखा है, वो भी कैलकुलेट हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेट कर, मतलब अगर जहां तक आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हो उसको कैलकुलेट कर दो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं इसको कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, आराम से हो जाता है। बट अब यहीं पे आ 82 जाएगा 3 into की 80 पावर plus 2 मान लो 20 आ गया, तब इसको कैलकुलेट करने थोड़ी ना बैठोगे, ये छोड़ देना। 3 की पावर 8 कैलकुलेशन में आ जाएगा क्योंकि 81 की पावर 2 लिखा हुआ है, वो तो कैलकुलेट कर ही, 6561। हाँ वो कैलकुलेट हो जाएगा। और 81 की पावर 2 में 40 मल्टीप्लाई करना इज नॉट अ बिग टास्क, तो इसको कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हो। बट ऐसा भी आंसर छोड़ दोगे तो मार्क्स कटने वाला स्कोप नहीं है। बट ये छोड़ दोगे तो गड़बड़ है ना, एनसीआर में आंसर थोड़ी छोड़ा जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ठीक आंसर में तो हम बता देंगे कि इसमें आर की वैल्यू 7 रख लो आंसर आ जाएगा, ये थोड़ी ना है, बताना थोड़ी ना। यहाँ लिख दो पुट आर इक्वल टू 7 देन गेट द आंसर, ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। आंसर तो कैलकुलेट करके लिखोगे ना, है कि नहीं? चलिए बात जी समझ गए कि नहीं? यहाँ तक मामला डन है। अब कोई भी कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा, आप बिंदास सॉल्व करने की हालत में है कि नहीं, ये बताओ। चलो फिर आओ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हम कोफिशिएंट की बात करते हैं। अरे हाँ या ना बोलो। चलिए पहला तो यही क्वेश्चन ले लो। x की पावर 24 का कोफिशिएंट बताओ इसमें। पहला क्वेश्चन ये लो, दूसरा क्वेश्चन ये लो। ये तो थोड़ा है।
इसमें कोफिशिएंट तो आप निकाल लोगे, वैल्यू भी निकाल लोगे। ओके, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी दीज आर इक्वल। चलो अच्छी लेते हैं। दूसरा ये बताओ, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्विक। दिख गया ना दोनों क्वेश्चन? आसान है दोनों। भाई सबसे पहले हमें चाहिए x की पावर 7 किसमें? ax स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी एक्स की पावर 11 में। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिख लेंगे, तो 11 CR ax स्क्वायर की पावर 11 माइनस r और 1 अपॉन बी एक्स की पावर r। यह आ जाएगा 11 CR a की पावर 11 माइनस r और b की पावर r और x की टोटल पावर 22 माइनस 3r। अच्छा, फॉर x की पावर 7 क्या करोगे? 22 माइनस 3r इज 7, तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ से r की वैल्यू 5 यहाँ रख दोगे, तो कोफिशिएंट कितना आएगा? 11C5 a की पावर 6 और b की पावर 5। अच्छा, सेकंड में आओ, x की पावर -7 चाहिए किसमें? ax माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर की पावर 11। इसमें जनरल टर्म लिखो, तो 11CR तो रहेगा ही, ax की पावर 11 माइनस r रहेगा और -1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर की पावर r रहेगा। तो बेसिकली बनेगा 11CR a की पावर 11 माइनस r और माइनस b की पावर r और x की पावर इस बार आएगा 11 माइनस 3r। देख लेना कोई डाउट आ रहा हो तो। अच्छा, अब आप बोलोगे फॉर x की पावर -7, तो x की पावर -7 के लिए अब 11 माइनस 3r को किसके बराबर करना है? -7 के। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो कोफिशिएंट इस बार कितना आएगा? 11C6 a की पावर 5 और माइनस b की पावर 6। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes. अब आगे तो कोफिशिएंट हो गए, अगले स्टेप में आपसे क्या कह रहा है? बोथ कोफिशिएंट आर इक्वल। बोलो, अगर बोथ कोफिशिएंट आर इक्वल हैं, बोलो भाई, AB equals to 1. तो क्या होगा? 11C5 a की पावर 6 b की पावर 5 इक्वल टू 11C6 a की पावर 5 b की पावर 6। ये हो गया 11 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। नहीं समझे? और ये हो गया 11 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं, ये बताओ। Yes. यहाँ से क्या बचा? एक बचा a, एक बचा कितना? 1 अपॉन b। उसका मतलब ए बी हमेशा किसके बराबर होगा? इतना सा काम करना था। क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। कोफिशिएंट निकालना इज नॉट अ बिग टास्क। क्वेश्चन कहीं भी घुमा ले जाए, डरने की जरूरत आपको नहीं है क्या? बोलो भाई। No, sir. वो तो आप आराम से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। नहीं समझ पाए? ओके हो? Yes, sir. बाइनोमियल कोफिशिएंट में किसी भी पावर का कोफिशिएंट आपको चाहिए तो उसको कैसे डील करना है, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं? Yes. चलिए बिंदास। अच्छा, अब पहले वाले क्वेश्चन में ही अगर आपसे पूछ लेता इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, तो क्या करते? फिर पहले x की वाले पावर zero 0 का। निकालते So हैं। x की पावर 0 का हाँ, कोफिशिएंट. शुरू टाइम आ जाता है। इसी में आपको निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म। लो क्वेश्चन लो, तो 0 आता पहले में। So 0. फाइंड वैल्यू ऑफ 0 आ रहा है क्या? तो Yes, 22 sir. माइनस 3r Fraction इक्वल में टू 0 है. है ना? कांस्टेंट टर्म। देखो भाई, पहले का आंसर बताओ, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म 15 है ना? 0 आ रहा है। Yes, sir. ठीक है? 22 minus 10 3r. 3a की पावर 10.
वही तो, 0 थोड़ी ना आ रहा, 15c10 R की वैल्यू 10 आ रही है। आर की वैल्यू Yes, 10 आ रही है। sir. भाई क्या हाँ। कर रहे हो तुम लोग भाई? कांस्टेंट टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। अरे यार, सर इस क्वेश्चन के लिए किया था सर, सॉरी सर। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसकी बात बताओ, क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा है इस क्वेश्चन के लिए किया, क्या पूछ रहे हैं, क्या सुन रहे हो? सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखेंगे कि नहीं? हाँ है ना? अब फॉर x की पावर 0 क्या करोगे? 30 माइनस 3r को 0 करोगे, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो कांस्टेंट टर्म कितना आएगा? कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x की पावर 0 हो, तो 15c10 3a की पावर 10। चेक करो क्या यही आंसर है? यस सर। आप समझ गए भाई? हाँ या ना जवाब देना। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन में किसी भी पावर के कोफिशिएंट को निकालना होगा तो आप निकालने की हालत में हो, हाँ या ना? बोलो भाई। गुड। यस सर। चलिए, तो आईआईटी ने ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा भाई लोग बाइनोमियल आराम से समझ चुके हैं, काम कर ही ले रहे हैं, आओ थोड़ा बाइनोमियल ही करते हैं। ये लो, इसमें आपको इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स बताना है। देखिए, अगर आपने बाइनोमियल समझ लिया है तो इस क्वेश्चन में जज हो जाएगा कि आपने बाइनोमियल समझ लिया है। फिर कॉन्सेप्ट क्या समझे तुम लोग? देखो है क्या भाई, अगर सिर्फ इतना लिखा होता, ये लिखा ही नहीं होता, तब तो आप आराम से जनरल टर्म निकाल के पावर 0 करके कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से हो जाता। उन्होंने आपसे सिर्फ इतना लिख के आपको कंफ्यूज कर दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 3 टर्म लिखे, तीनों एक एक करके इसमें मल्टीप्लाई होंगे, तो पहला तो यही एक्सप्रेशन आएगा, अरे हाँ या ना? दूसरे में x बाहर आ जाएगा, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? और तीसरे में 2x क्यूब बाहर आएगा, अरे बोलो भाई। अच्छा, ओवरऑल पूरे से चाहिए क्या? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन से क्या लेना है? x की पावर 0 का कोफिशिएंट। कितने लोग समझ रहे हो? इस एक्सप्रेशन में बाहर क्या इंतजार कर रहा है आपका? x। और ओवरऑल चाहिए क्या? x की पावर 0। तो इसका मतलब अंदर से कौन सी पावर लेनी पड़ेगी? सर x की पावर -1। अच्छा, यहां बाहर क्या इंतजार कर रहा है आपका? x की पावर 3। चाहिए क्या? x की पावर 0। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन से कौन सी पावर बाहर लेनी पड़ेगी? -3 और उसमें क्या मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा में करना पड़ेगा? 2। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1। आप गेम समझ गए? बोलो भाई। बस अब ये एक्सप्रेशन तो भाई साहब अपना जनरल टर्म देगा ही ना। इस एक्सप्रेशन का जनरल टर्म लिख के बस उसी पावर को इक्वल कर देना है, खत्म। अरे बोलो भाई। अब इस एक्सप्रेशन का जनरल टर्म तो लिख लोगे ना? बोलो, इसका जनरल टर्म साइड में लिख लो। क्या लिखोगे? 9cr 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर, और माइनस क्या 1/3x की पावर r। तो ये क्या बन जाएगा टोटल? 9cr, बोलो, 3/2 की पावर 9 माइनस आर, और -3 की पावर r, और x की टोटल पावर कितना आ जाएगा? 18 माइनस 3r। क्या बोलो, हाँ या ना? अब यस सर। पहले वाले केस में क्या करोगे? 18 माइनस 3r को 0 करोगे, यहाँ 18 माइनस 3r को -1 करोगे, और यहाँ 18 माइनस 3r को क्या करोगे? -3। यहाँ से r 6 आएगा, यहाँ से r आएगा ही नहीं, और यहाँ से r 7 आएगा। तो टोटल कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? बोलो, 9c6 3/2 की पावर 3 और -3 की पावर 6। समझ में आ रहा है तो? और +2 9c7 3/2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना? -3 की पावर कितना? 7। ये 2 मल्टीप्लाई करना मत भूलना। कितने लोग पूरा गेम समझ पाए ये बताओ? अरे हाँ या 2 ना? भूल गए थे, है 2 भूल गए थे। फिर वही बात, ये 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना कोफिशिएंट में ही, नहीं? अरे हाँ या ना? जी सर। तो पूरे के लिए अपने को क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 लेना है इससे, और उसमें क्या ऐड कर देना है?
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इससे, और उसमें क्या ऐड कर देना है, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, पूरा आंसर दे देना है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। बताओ कहाँ टफ क्वेश्चन था भाई, कहाँ टफनेस थी? अरे हाँ या ना, बोलो भाई। अब 9c6 की वैल्यू कितनी लिख रहे हो? 987/6 324 84। अरे बोलो भाई, नहीं बोलो भाई। Yes. यानी Yes, sir. 28 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 3 बचेगा और 2 7/2 प्लस यहाँ आओ जरा 9 इंटू 8/2 इंटू 2 3 की पावर 2 4 और माइनस 3 की पावर 7, यहाँ माइनस लगा लो ना, तो 3 3 ये बचा 3 की पावर 3 4 2 2 ये आ गया, तो कितना बचा 7/2 54 माइनस 2 कितना 27। तो देखो गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? सर 1/27 बच रहा है। 2 कहाँ गया? कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या, देखना जरा। सर 7/18 है। अच्छा हाँ 7/18 आएगा यहाँ। 3 की पावर एक 3 यहाँ से और आएगा ना, तो 3 की पावर 4 होगा, तो यहाँ 3 की पावर 2 बचेगा 18। अब आंसर आएगा 17/54। चेक कर लो। अरे हाँ या ना, सही है, कोई दिक्कत। प्रोसेस कितने लोग समझे भाई? क्वेश्चन इससे ज्यादा वेरिएशन में क्या घुमा लेगा आपसे? बोलो हाँ या ना, समझ पाए कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. डन है, आगे बढ़े कहो तो। अब कोई भी कोफिशिएंट पूछेगा कर लोगे हाँ या ना? डन है? यस सर। चलो, यहाँ तक बात डन हो गई। अब कैसा भी कोफिशिएंट आपके सामने आएगा आप कर लेंगे, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको मैं 1 + x की पावर n का एक्सप्रेशन पूछूं, तो आप लिखोगे NC0, NC1x, NC2x² से लेके NCn-1 x की पावर n-1 प्लस NCn x की पावर n। ये बात कितने लोग समझे? एक्सप्रेशन दिख रहा है? Yes. अच्छा अब ध्यान से लास्ट बात, अगर मैं इसमें पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 + x की पावर n, तो आप सीधा आंसर NCR देंगे कि नहीं? देखो ना, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, NCn-1 x की पावर n-, NCn x, यानी अगर NCR की x की पावर r की बात होगी तो इसका जनरल टर्म यही तो होगा NCR x की पावर r। तो x की पावर r का कोफिशिएंट कितना होगा NCR? नहीं बोलो भाई। अब Yes, आज sir. के बाद ये चीज एकदम दिमाग में सेट कर लो। 1 + x की पावर n में अगर x की पावर r का कोफिशिएंट लिखना है तो आंख बंद करके NCR लिख देना, हाँ या ना? अच्छा एक सेकंड रुक जाना। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन अगर मैं ले लूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 + ax की पावर n, 1 + ax की पावर n, अरे हाँ या ना? या 1 भी हटा दूं, b + ax की पावर n कर दूं, तो घबराने की जरूरत नहीं, NCR b की पावर n-r और a की पावर r। कितने लोग ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. और ये दोनों रिजल्ट आप बिंदास जनरल यूज करेंगे, और ये दोनों रिजल्ट मैंने कैसे बनाए हैं? जनरल टर्म को यूज करते हुए। कितने लोग समझ रहे हो? अब इसके लिए मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने आया फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन
2 माइनस 3x की पावर 17। तो हम एनसीआर में पहले TR+1 निकाल के पावर आवर इक्वल करके R निकाल के लिख सकते हैं, बट अब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्या? 17C9 2 की पावर 17 माइनस 9 माइनस 3 की पावर 9। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 17C9 माइनस 2 की पावर कितना? 8 8 3 की पावर 9। दैट्स इट। अरे हाँ या ना? यस कितने लोग ये गेम समझ रहे हैं? बोलो भाई। गुड, नोट Yes, करो sir. जल्दी से इसको। तो ये चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में सेट कर लो। x1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट NCR, b प्लस ax की पावर n आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो पहले टर्म लिखा है उसकी पावर n माइनस r, जो बाद में x के साथ लिखा है उसकी पावर r, मल्टीप्लाई कर देंगे NCR में। नहीं समझ रहे हो? हो गया भाई? हो गया? आगे बढ़े? यस देख लो भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। समझ गए होंगे सब लोग? बोलो भाई। चलो, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं आगे। आगे अगला रिजल्ट ये है कि NCR और NCN माइनस R ये दोनों सेम होते हैं। NCR और NCN माइनस R सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको करने का पहला तरीका देख लो पहले। भाई अगर आप NCR को लिखोगे तो लिखोगे n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, और अगर आप NCN माइनस R को लिखोगे तो लिखोगे n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल और n माइनस n प्लस R फैक्टोरियल। तो रिजल्ट आएगा n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, दोनों सेम आ गए। तो NCR इक्वल टू NCN माइनस R हो गया। नहीं समझे? अरे हाँ या ना? यस अच्छा, दूसरा इसी को करने का तरीका देखो। अब ध्यान से दूसरी चीज समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 1 प्लस एक्स की पावर n लिखो, तो आप लिखते हो NC0 NC1x NC2x स्क्वायर डॉट 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 NCR x की पावर r डॉट 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 NCN माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस NCN x की पावर n। अच्छा, इसी को अगर हम x प्लस 1 की पावर n बोले, दोनों सेम ही तो है, है ना। बट इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? NC0 x की पावर n NC1 x की पावर n माइनस 1 NC2 x की पावर n माइनस 2 डॉट 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 NCN माइनस r x की पावर r, ऐसे करते करते NCN x की पावर 0। अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों एक्सप्रेशन जब सेम ही है तो सारे टर्म सेम कोफिशिएंट के साथ होंगे। तो यहाँ पर x की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है? NC0, और यहाँ कितना है? NCN। तो NC0 और NCN सेम होंगे।
अरे हाँ है ना। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 भी सेम होंगे इसका मतलब? अरे बोलो भाई, ऐसे करते करते कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r भी तो सेम होंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? इसीलिए NCR और NCn-r हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। बात क्लियर हो रही है? यस सर। नोट करिए, है ना? अगर इन दोनों का सम n आ रहा है तो दोनों इक्वल होंगे, हाँ है ना? बोलो भाई। गुड। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, समझ गए ना? आगे बढ़े। यानी कि हमने जो मेजर कॉन्सेप्ट सीखा वो ये सीखा कि अगर कहीं लिखा हो NCX इक्वल टू NCY, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो x y के बराबर हो या फिर x प्लस तो x y plus का y सम equal to n। n के बराबर हो। जहां पर ये जो x और y है इसकी वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो NCX NCY के अगर बराबर है तो दोनों इक्वल लिखे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, या दोनों का सम n लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोलो, समझ गए कि नहीं? अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर आराम से सोच के देना। x and y belongs to 0 to 6। अरे बोलो। अच्छा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि x और y क्या होते हैं, होल नंबर। और x, y बिलोंग्स टू होल नंबर। आपको फाइंड करना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, y सच दैट n मतलब 6cx या हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज of x, y such that 6cx इक्वल टू 6cy। 1 मिनट का टाइम दे रहा है, कॉन्सेप्ट सामने बता चुके। देखो 6cx अगर 6cy के बराबर होंगे तो एक पॉसिबिलिटी होगी जब x y के बराबर होगा, हाँ या ना बोलो। x और y के बराबर कब कब हो सकता है? 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, हाँ या ना? टोटल कितने हो गए? 7। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है जब x प्लस वाई 6 के बराबर हो, 0 6, अरे हाँ या ना? 1 5 2, ये तो मैं लिख के बता रहा हूं, अरे हाँ या ना? अब कुछ लोगों को दिखने लगा होगा। यस सर। Yes. 3 अच्छा 3 बता दिया तो। 4 2 5 1 0 6। तो टोटल एक पेयर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो टोटल पेयर कितने हो गए? 13। 7 + 7 - 1 आंसर इज 13। बताओ, मतलब 12 बता रहे हैं, 14 बता रहे हैं, 6 बता रहे हैं, 13 तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं भाई। सिंपल दिख रहा है, टोटल आपके पास 7 वैल्यूज हैं। x इक्वल टू वाई की कितनी वैल्यूज होंगी? 7। x प्लस वाई इक्वल टू 6 की कितनी वैल्यूज होंगी? 7। दोनों में एक वैल्यू ऐसी है जो कॉमन है, उसको हटा देना है, आंसर ही 7 + 7 - 1। मतलब कैसे, कैसे मतलब ये यहाँ ये सब लिखने के बाद कैसे गलत हो रहा है भाई, कैसे? आया समझ में? वो तो अभी क्वेश्चन ढंग से नहीं पूछा था। क्वेश्चन ढंग से ये था, 2 डाइस थ्रो की जाती है और उससे नंबर निकाले जाते हैं x और y, समझ रहे हो? और फिर जी सर। 7 6cx 6cy के बराबर होता है, तो x और y के कितने पेयर बनेंगे? अब जब 2 डाइस थ्रो करोगे तो 1 से 6 तक ही नंबर आएंगे, 0 ही नहीं आएगा उसमें, तो एक्चुअल आंसर आएगा 11। 6 11 + 6 - 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। जी सर। क्या बताएं मतलब।
सर चलो अभी समझ गए, ये था खेल इस बात का कि एनसीएक्स किसके बराबर होता है भाई, एनसीआर किसके बराबर होता है, एनसी एन माइनस आर। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली है दोनों चीजें, उसके हिसाब से चलेगा मामला। डन, आगे बढ़े तो। सर हाँ सर आखिरी में वहाँ 6,0 होगा ना सर, x प्लस वाई इक्वल टू 6 के लास्ट में 6,0। ओके, नो हैप्पी। चलो तो आगे इस बढ़े डाइस तो। वाले केस में सर, हाँ हाँ, सर ना 1 कॉमा ना 0,6 हो सकता है। किसमें बात कर रहे हो, डाइस वाले में? यस सर। बता तो दिया डाइस वाले का आंसर भाई, 11। सर और कम होगा शायद। फिर 10 होगा। 10 हो जाएगा फिर, यस सर 10 होगा सर। वो तो चेक कर लोगे, वो इतना बड़ा टास्क नहीं। 6 + 5 - 1, ठीक हैप्पी। 6 + 5 - 1 भाई, ठीक। तुम लोग बार बार ये भूल जाते हो, एग्जाम तुम्हारा है मेरा नहीं। तुम लोग बार बार ये बात भूल जा रहे हो, एग्जाम तुम्हें देना है, मुझे थोड़ी नहीं देना है। मैं 2 × 2 3 लिख सकता हूँ, तुम नहीं लिख सकते हो। सर सीधे 6 + 4 आएगा सर, उसमें कोई कॉमन नहीं होगा ना सर। लाइक 1 + 5 2 + 3 3 + 2। 3,3 घर ले जाओगे अपने, हैं? अभी मतलब चाह ही रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 काउंट कर लो। हैप्पी, हैप्पी फील हो रहा है, हैप्पी? ऐसा इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने एग्जाम दिया नहीं है। मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने 2 × 2 4 लिखा था, 3 नहीं। समझ जी गए? हाँ भाई, दिख गया आंसर, हैप्पी? जी सर। हाँ गुड। चलो अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। अगली कुछ अब 2-3 एनसीआर से रिलेटेड प्रॉपर्टी। एक ये है कि एनसीआर और एनसीआर -1 या R+1 ले लो, ये रिजल्ट होता है N+1 CR+1। मतलब NCR और NCR+1 दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा NCR+1। या इसको और थोड़ा अच्छे से लिख दें, ऐसे मजा नहीं आ रहा। NCR -1 और NCR लोगे तो N+1 CR आएगा। अब थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर R हो, यहाँ एक R कम हो, तो ये एक N बढ़ जा रहा है और ये R जो ज्यादा वाला आ रहा है वो आ रहा है। ऐसा कहने का मतलब, नहीं समझ रहे हो? अच्छा, अब इसको करने का एक मेथड क्या था भाई, NCR -1 प्लस NCR करना है तो भाई शुरू हो जाओ। कैसे शुरू हो जाओ? n फैक्टोरियल R -1 फैक्टोरियल और n -R+1 फैक्टोरियल। इसको देखो, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और n -R फैक्टोरियल। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा है ना कि n फैक्टोरियल को n × n -1 फैक्टोरियल बोल सकते हो, हाँ है ना? तो अब ध्यान से सुनते जाना। ऊपर से एक n फैक्टोरियल, यहाँ से R -1 फैक्टोरियल, यहाँ से n -R+1 कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा n -R फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ n फैक्टोरियल एक R कॉमन करोगे तो R -1 फैक्टोरियल और n -R फैक्टोरियल। अब हैप्पी देखो, n फैक्टोरियल R - n -r, n फैक्टोरियल R -1 R -R फैक्टोरियल, ये कॉमन आ गया। n फैक्टोरियल R -1 फैक्टोरियल और n -R फैक्टोरियल कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा? 1/n -R+1 और 1/R। इसी को सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया n फैक्टोरियल n -R+1 प्लस R डिवाइडेड बाई R × R -1 फैक्टोरियल और n -R+1 × n -R फैक्टोरियल। तो ये R और R खत्म, n+1 बचा, तो ये बन गया n+1 × n फैक्टोरियल और ये आ गया R फैक्टोरियल और n -R+1 फैक्टोरियल। अब ध्यान देना, ये लिखा हुआ है n+1 फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू n+1 -R फैक्टोरियल। तो क्या ये n+1 CR बन गया? नहीं समझे? यस सर। गुड। चलो ये तो बात हो गई, ठीक है। अब ये तो सॉल्व करने वाली बात हो गई। अब हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो हम उससे चलते हैं।
1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 लिखा है आपके साथ। क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1। इसको आप 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n लिख दो, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। नो सर। अब ध्यान देना, दोनों सेम है, हाँ या ना? Yes. इस दोनों में निकालो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। इसमें तो सीधे बताओगे n प्लस 1 सी आर। 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट n प्लस r होता है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 में x की पावर r का कोफिशिएंट n प्लस 1 सी आर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे हाँ है ना? अच्छा, जब इसमें आओगे तो इसको देखो, आप ऐसे बोल सकते हो कि नहीं 1 प्लस एक्स की पावर n और x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, और आपको चाहिए x की पावर r का कोफिशिएंट, तो इससे तो डायरेक्ट x की पावर r निकालोगे, बट इससे क्या लोगे? एक x बाहर है और चाहिए x की पावर r, तो इससे x की पावर n क्या लोगे? r माइनस 1 लोगे। हाँ यार, बोलो भाई। Yes, sir. दोनों कोफिशिएंट ऐड करोगे, इससे क्या लोगे? NCR. इससे निकालेंगे x की पावर r और इससे क्या निकालेंगे? x की पावर r माइनस 1। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? अरे हाँ है ना? दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ आएगा NCR, यहाँ आएगा NCR माइनस 1। तो क्या ये रिजल्ट समझ में आया? बोलो भाई। नहीं आया समझ में? Okay, sir. यानी NCR, अच्छा याद रखने की टेक्निक बहुत सिंपल सी है, यहाँ NCR हो और यहाँ NCR माइनस 1 हो, दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट n प्लस 1 CR आएगा। टेक्निक समझ रहे हो कि नहीं? सर हाँ पूछो, कोई कुछ कह रहा? सर आपने जैसे वो लिखा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, उसके राइट साइड जो स्टेप लिखा है आपने वो कैसे आया वो बता दीजिए। हाँ नहीं समझिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। सर कह रहे हैं कि जो आपने स्टेप लिखा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, उसके राइट साइड जो स्टेप लिखा है वो कैसे आया वो बता दीजिए। उसके राइट साइड क्या लिखा है पढ़ोगे भी ना, पढ़ो। सर 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। अब कैसे आया, समझ में आया? नो सर। 1 प्लस एक्स की पावर n को मल्टीप्लाई करो, अब क्या लगता है? हो गया सर। ये तो होना भी चाहिए था। अब दिख गया? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है भाई, नहीं? यस बोलो, सर। अभी दिख रहा है तो यस सर। गुड। तो n, अच्छा याद रखने की टेक्निक ध्यान रखना, n तो n प्लस 1, वो भी कब? जब यहाँ एक r हो, यहाँ r एक r से कम हो, तो ये वाला r यहाँ आएगा। ये दोनों n सेम हो, यहाँ पर एक r हो और एक r माइनस 1 हो, तो ये n प्लस 1 हो जाएगा और ये r जो बड़ा वाला है वही बना रहे। ध्यान रखिएगा, और बीच में प्लस है। समझ रहे हो कि नहीं? गुड। पहला स्टेप, एक सी छोटी सी चीज है, NC0 और MC0 दोनों में कोई अंतर है? दोनों की वैल्यू 1 है भाई, सोच के बताओ हाँ या ना? Yes. NC0 एंड MC0 दीज आर सेम और डिफरेंट? तब तो दिख गया। खत्म हो गया ना? दैट इज Yes. 4C0 4C1, 4C0 4C1 कितना हो गया? 4C1 4C1 5C, ना 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 ना, ये हो गया 5C1 5C. 5C1 5C2 कितना हो गया? 6C2 6C2 और 6C3 कितना हो गया? 7C3। ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा? 17C13। दोनों ऐड होंगे तो कितना बना देंगे? 18C14। एक स्टेप ये रहा, ऐसे
क्वेश्चन एफ। सब कंबाइन होते चले गए आपस में। क्या हुआ भाई, आंसर दिखा क्या? अरे तो बोलो Yes. बहुत भाई, प्यारा पैटर्न ढूंढ लिया सर। ज्यादा ढूंढ लिया ना इसीलिए घबरा गया। तो 3C0 n टाइम्स आएगा जितने टर्म्स है, अरे 3C1 इतना आएगा n minus 1 नहीं टाइम्स। नहीं, ये सब इतना नहीं, इतना थोड़ी जाएंगे हम फालतू का जो है। अरे हाँ या ना, डन हुआ? बोलो। जी सर। ये एक तरीका हुआ, ये प्रॉपर्टी लगा के, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, एक और तरीका है मेरे पास। ये तो आपको दिख जाता, आप स्मार्ट नहीं बनते हो ना, समस्या इसी बात की आ जाती है ना। देखो मेथड 1 हो गया, मेथड 2 देखो। अगर आप 3C0 को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वो है क्या? थ्री सी जीरो को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वो है क्या? 1 सर। 1 माने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन 1 प्लस x की पावर 3। ज्यादा हो गया क्या ये? बहुत सर। हैं? समझ है। समझ रहे हो अभी? ये लाइन थोड़ी ज्यादा हो गई आई थिंक, ऐसा मुझे लगा। नहीं सर, समझ गए। आ गई सर, समझ है समझ। समझ गए। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, समझ पाना तो बताना। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन 1 प्लस x की पावर 3, 1 प्लस x की पावर 4 बाई x, 1 प्लस x की पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर से लेके 1 प्लस एक्स की पावर 17 बाई एक्स की पावर 14। इस समझ पूरे गए। एक्सप्रेशन में x की पावर 0 का कोफिशिएंट लिखा है ये, इसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें x नीचे है, ऊपर से अगर x लोगे यानी पावर 1 लोगे तो दोनों डिवाइड होकर x की पावर 0 बना देंगे। नहीं, अरे बाहर x की पावर -1 मल्टीप्लाई है तो अंदर से x की पावर 1 निकालना होगा ना। यस। बाहर Yes, x की पावर -2 मल्टीप्लाई है तो अंदर से क्या निकालना पड़ेगा? अरे बोलो भाई, -2। अब समझ में आया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। बोलो भाई। अच्छा, अब अगला सवाल, क्या ये सारे टर्म जीपी में लिखें? यस सर। टोटल 15 टर्म्स हैं किसमें? जीपी में। जीपी। तो ये सारे टर्म्स किसमें हैं? जीपी में, विथ कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स की बाई एक्स। तो इसका सम कितना होगा? 1a 1 माइनस r की पावर n बाई 1 माइनस r। ये बात कितने लोग समझते हो? अच्छा, अब हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 किसमें? अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर, तो ये बन जाएगा कितना? 1 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 18 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 14। थिंक, सब कुछ कैंसिल कुंसिल करने के बाद सोच लो, जवाब दो। ना ना ना, एक्स की पावर 15 यहाँ हो रहेगा और ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। अभी देखो सही लिखा है, हाँ या ना? एलसीएम एलसीएम लेने के बाद अब इसमें चाहिए x की पावर 0। कॉमन सेंस, क्या इससे कभी x की पावर 0 आएगा? नो सर। बाहर तो एक x की पावर 1 खुद ही है, तो अंदर से कभी x की पावर 0 बनेगा ही नहीं। यानी x की पावर 0 सिर्फ इससे आएगा। अच्छा, जब नीचे 14 है तो ऊपर से क्या लेना पड़ेगा? 14। 14। तो कोफिशिएंट क्या आएगा? 18c।
अरे हाँ या ना, सोचो समझो बताओ, बोलो। कितने लोग ये बात समझे भाई? पहला मेथड ज्यादा इजी है। पहला मेथड ज्यादा इजी है, आई एग्री, बट दूसरा जो मेथड है ना, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सर डोमेन एक्सपेंशन कर दिया इसने। नहीं नहीं, पहला मेथड आसान है, दूसरा मेथड देखो, पहला मेथड इजी इसलिए है क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तो आप कर लेगा, बट अगर क्वेश्चन ऐसे लिख देता और फिर पूछता x की पावर 0 का कोफिशिएंट बताओ, तो आप इसको ऐसे सोचने की बजाय आप जीपी सॉल्व करते ना। एक ये आईटी ने क्वेश्चन पूछा है भाई, ये रहा, बड़ा भारी सा सवाल है वो, ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 दिस, और ये जीपी नहीं है, ये एजीपी AGP है। पहले आपको एजीपी सॉल्व करके पूरा एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, फिर उस एक्सप्रेशन में x की पावर 50 निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? और वो भी ऐसे लिखा है तो अच्छा लग रहा है, तो क्वेश्चन आपकी रेंज में है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं और डरावने अंदाज में लिखूं, फाइंड सम ऑफ 1000 C50 2 into 999 C49 3 into 998 C48 ... and so on। अभी डरावना हो गया क्वेश्चन, बोलो। अरे हाँ या ना? यस सर। तो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, क्वेश्चन जैसा आप चाह रहे हैं वैसा दिख ही नहीं रहा है, तो वो चीजें हैं, क्वेश्चन तो घुमा के पूछा ही जा सकता है। नोट करो, इसीलिए दूसरा मेथड पता होना चाहिए। और इस एजीपी का सम निकालो, एजीपी तो पढ़ी है ना आप लोगों ने, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके माइनस करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, फिर वो पूरा सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। जरा करो, नोट करो। सर हाँ, एजीपी के सम का फॉर्मूला लगाना कभी इससे बेनिफिशियल हो सकता है, टाइम सेविंग मतलब। एजीपी के सम का फॉर्मूला बता। आई डोंट थिंक सो कि मैंने बताया है, तुम बताओ। नहीं सर, आपके पैकेज में था नहीं सर, नहीं नहीं थोड़ा नहीं, सा भूल गया। पैकेट में तो बहुत कुछ है, कॉपी में क्या है? एजीपी का फॉर्मूला है? सर अपनी तरफ से लिखा था थोड़ा। मैंने कभी नहीं लिखा है, जी सर, जी साथ में लिखा। होता ही नहीं ना, क्योंकि और धोखे से जो पैकेट में लिखा है उसको याद भी मत कर लेना। सर वो लगाए भी हैं सर, स्कूल के क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करते थे उससे। अरे भाई साहब, एजीपी का फॉर्मूला लगा लिए तुम? जी सर। पता नहीं, हम तो याद ही नहीं रख सकते। सर हमें ए तो बी आर कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय आर माइनस वन प्लस जीपी का सम था आर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वो एपी का लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय आर माइनस वन करते थे। अच्छा, और इधर से r-1 डिवाइड करते थे? नहीं सर, वो डिवाइड वाला हो गया नहीं नीचे, सर नीचे आर माइनस वन रहेगा, माइनस वन का होल स्क्वायर रहेगा, फिर आर माइनस वन लगेगा। नहीं नहीं, हम तो भैया जी, हम तो सजेस्ट भी यही करेंगे, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो। बुक में बहुत ही कम लिखा मिलता है ये रिजल्ट, बट जो बहुत कैलकुलेशन यूज करता है। एन और आर बाहर कर लो, तो ये बन जाता है n-1 CR-1। मतलब अगर n और r बाहर करोगे तो एक एक पावर कम हो जाएगी, तो बन जाएगा n-1। एक ये रिजल्ट है, और दूसरा NCR बाई NCR-1, मतलब एक r-1, तो ये होता है n-r-1 बाई r। और ये दोनों रिजल्ट आपके कैलकुलेशन को इतनी तेजी से रिड्यूस करते हैं, मतलब मजा ही आ जाना है। अच्छा, दोनों याद रखने की टेक्निक बहुत सिंपल है, एनसीआर है, एन और आर बाहर करो तो ये एक एक कम हो जाएंगे। नहीं समझे? अरे हाँ, जैसे कहीं लिखा है 19C10, तो आप इसको लिख सकते हो 19/10 18C9। नहीं समझे? अच्छा, दूसरा
अगर यहाँ NCR हो और यहाँ NC एक R कम हो और दोनों का रेशियो हो, ऊपर वाला R ग्रेटर हो नीचे वाला R एक कम हो, तो यहाँ पर N और R-1 का डिफरेंस और यहाँ पर ये वाला R, जैसे 100C10 अपॉन 100C9, आंसर इज 100 - 9/10। कोई फैक्टोरियल कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर इज 91/10। 9.1 अब आप फैक्टोरियल लगाओगे, कैंसिल करोगे, कुछ नहीं करेंगे हम, हाँ है ना। अच्छा देखो, अब ये दोनों आए कहाँ से, सिंपल है। पहला वाला रिजल्ट कैसे आएगा, सीधा फैक्टोरियल ओपन करेंगे। NCR को आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ से n बाहर करोगे तो अंदर बचेगा n माइनस R, यहाँ से R बचोगे तो अंदर बचेगा R-1। अच्छा इसको लिख सकते हो n-1 माइनस R-1, n-R ही तो लिखा है ये, तो एक n बाहर आ गया, एक R बाहर आ गया और पूरा मिला के बन गया n-1CR। पहला प्रूफ समझ में आया सबको। अच्छा दूसरा देखो, NCR बाई NCR-1 लिखना है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल, ये हो गया n फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल n-R + 1 फैक्टोरियल। अच्छा n और n खत्म, ये और ये कैंसिल करोगे तो यहाँ बचेगा R, अरे हाँ है ना, और ये कैंसिल करोगे तो यहाँ बचेगा n-R + 1। अब ये उठ के ऊपर जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो ये आएगा n-R-1/R। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, समझ में आ रहा होगा भाई, नहीं आ रहा क्या? देखिए भाई, डन हो गया, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो सर। क्लियर हो गया तो लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है। अच्छा इसमें पहली चीज, इसका कोई भी कोफिशिएंट आएगा तो कोफिशिएंट क्या आएगा, n + 5CR कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म क्या होगा, n + 5CR। अच्छा 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट क्या होंगे, थिंक। सर n + 5 CR + 1 CR + 2 CR + 2 n + 5CR, n + 5CR + 1 और n + 5CR + 2, यही तो होंगे। तीनों का रेशियो क्या दे रखा है, 5:10:14, और आपको n निकालना है, ये है क्वेश्चन, सिंपल सा। अब अगर ऐसे सोचो सारा फैक्टोरियल ओपन करोगे ये फंस जाओगे, बेटर तो क्या है, फॉर्मूला लगा दें ऊपर। हाँ फॉर्मूला भी क्या लगा दें, पहले ले लो n + 5CR + 1 अपॉन n + 5CR का रेशियो 10/5, पहली इक्वेशन। और दूसरी ले लो क्या, n + 5CR + 2 अपॉन n + 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में कम वाला r रखते हैं ना, 14/10 दूसरी इक्वेशन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और दो इक्वेशन n और r में बन जाएंगी, n और r सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन से क्या आएगा, n + 5 - R/R + 1 = 2,
और दूसरी से क्या आएगा, n+5 -r -1 by r + 2 = 7/5। तो पहली इक्वेशन आएगी n+5 - r = 2r + 2, यानी कि n+r = -3। अरे हाँ है ना, सही लिखा है, चेक करना। यस सर। नहीं, n -3r is equal to -3. पहली इक्वेशन आएगी n -3r is equals to -3। अब सही। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, n -r + 4 = 5n - 5r + 20 = 7r + 14। तो 5n - 12r = -6। चेक करियो। अब दोनों से n, हमको क्या निकालना है, n, तो सॉल्व कर दो। तो 5n - 12r = -6 और कितना, 4n - 12r = -12 और n की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। देखो आंसर आ रहा है क्या, बोलो। उस वाले रिजल्ट का बेनिफिट क्लियर हुआ सबको, हाँ है ना। जैसे माइनस करोगे n की वैल्यू 6 आ जाएगी, आपको n ही निकालना था। नहीं आया समझ में, क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। क्लियर हुआ? नहीं, डन हुआ, समझ में आया होगा सबको क्या चीज कैसे यूज की, बोलो। Yes. Yes, sir. गुड। चलिए इसके आगे हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक ओके मामला।